गुड आफ्टरनून। ऑफलाइन का कोई आइडिया नहीं है अभी। ऑफलाइन जो है वो अभी कुछ पता नहीं है, अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ। मे बी 15 के बाद कुछ पता चले। गुड आफ्टरनून। मैं बढ़िया हूँ, आप लोग बताओ। गुड आफ्टरनून। पेज दिख रहा है बच्चों? बोर्ड दिख रहा है? इस चैप्टर के नोट जो है कुछ तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप कॉपी पेन लेके बैठा करें। जो भी कुछ पॉइंट्स हैं एक्स्ट्रा वो आप लिख लिया करो। व्हाट इज वेवलेट, सभी बात करते हैं उसकी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट जो है वो अपने को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। वेव फ्रंट क्या होता है? एक ऐसा हाइपोथेटिकल सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पर जो पार्टिकल है उनका ऑसिलेशन का फेज सेम रहता है, सेम फेज में ऑसिलेशन करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो हाइगन्स प्रिंसिपल जो है वो ये था। हाइगन्स ने ये कहा कि जो वेव ट्रैवल करती है, मतलब लाइट जो ट्रैवल करती है, वो लाइट बच्चों क्या करती है? लाइट या कोई सी भी वेव, हाइगन्स प्रिंसिपल किसके लिए दिया गया है? सभी तरह की वेव्स के लिए दिया गया है, गिवन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स। तो हाइगन्स प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब किसी सोर्स से लाइट ट्रैवल करती है तो बेसिकली रेज की फॉर्म में ट्रैवल नहीं करती, बल्कि वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रैवल करती है। मतलब एक वेव फ्रंट जनरेट होता है, फिर उससे अगला जनरेट होता है, उससे अगला जनरेट होता है, और इस तरह से वेव आगे ट्रैवल करती है। अब उसने क्या बोला वो अपन समझते हैं। देखो हाइगन्स ने ये कहा कि मान लेते हैं हमारे पास ये कोई सोर्स है, ये हमारे पास बच्चों क्या है? सोर्स है, माना पॉइंट सोर्स। अब पॉइंट सोर्स की जो वेव फ्रंट होती है वो कैसी होती है? स्फेरिकल। तो मान लेते हैं कि ये इसके चारों तरफ क्या है? एक स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये इसके चारों तरफ एक क्या है? स्फेरिकल वेव फ्रंट चारों तरफ। तो हाइगन्स ने ये बोला कि भाई अगर आपका कोई भी सोर्स वेव इमिट करता है तो वो बेसिकली क्या इमिट कर रहा है? वेव फ्रंट्स इमिट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि ये हमारा सोर्स है, तो उसने ये कहा कि किसी टाइम टी पर आप कोई भी वेव फ्रंट में, इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं वो सारे के सारे किस में ऑसिलेट कर रहे हैं? सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। फिर उसने ये कहा कि भाई ये जितने भी पार्टिकल इस वेव फ्रंट के ऊपर आते हैं ये सारे पार्टिकल बिहेव करेंगे एज एन सोर्स। ये सारे पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करेंगे? ओरिजिनल सोर्स की तरह। किसके लिए? आने वाले मीडियम के लिए। आगे वेव आगे की तरफ जाएगी, आगे जो मीडियम आने वाला है उसके लिए सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। अब अगर ये सारे के सारे पार्टिकल किसी वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे के सारे पार्टिकल जो है किसकी तरह बिहेव करेंगे? सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे हमारे इस ओरिजिनल सोर्स ने क्या जनरेट किए थे? वेव फ्रंट, वैसे ही ये सारे पार्टिकल्स भी अब क्या जनरेट करेंगे? वेव फ्रंट, क्योंकि ये खुद अपने आप में सोर्स बन रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि किसी भी वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। तो इनको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सोर्स बोलेंगे। अब ये सारे के सारे अगर सेकेंडरी सोर्स है तो क्या ऐसा कहा जाए आपको इनको क्या मान लो? अलग अलग पॉइंट सोर्स मान लो। तो अलग अलग पॉइंट सोर्स अगर अपन मान ले तो माना ये जो वेव फ्रंट है बच्चों ये किसी टाइम t बराबर 0 का वेव फ्रंट, फॉर एग्जाम्पल t बराबर 0 का वेव फ्रंट है। तो अगर हम t टाइम के बाद वेव फ्रंट बनाए दोबारा से, किनके द्वारा जनरेटेड? इन सेकेंडरी सोर्सेज के द्वारा जनरेटेड अगर हम वेव फ्रंट बनाए तो क्या ऐसा कहा जाए इनमें से हर पॉइंट अपने आप में एक पॉइंट सोर्स है। और अगर पॉइंट सोर्स है तो टी टाइम में इसने जो वेव फ्रंट जनरेट किया होगा वो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? मान लो v अगर स्पीड से वेव ट्रेवल कर रही है तो यहाँ से कोई भी वेव फ्रंट अगर जनरेट होगा तो टी टाइम में बच्चों कितना आगे बढ़ जाएगा? आंसर है vt आगे बढ़ जाएगा। ठीक,
तो यहाँ हमने क्या किया कि इन सबको पहले तो सेकेंडरी सोर्स मान लिया अकॉर्डिंग टू हाइगन्स, और उसके बाद हमने इसके चारों तरफ क्या बनाए, नए वेव फ्रंट बनाए आफ्टर टाइम टी। तो ये इस तरह से छोटे छोटे से हमने इनके चारों तरफ क्या बना दिया, ये किसके वेव फ्रंट्स हैं, सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स कौन है, सेकेंडरी सोर्स है ब्लैक वाले वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल हैं सब सेकेंडरी सोर्स। फिर उन्होंने आगे ये कहा कि अगर आप किसी टाइम टी पर वेव फ्रंट बनाते हो तो इन सभी वेव फ्रंट्स के ऊपर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करो, एक ऐसा कर्व ड्रॉ करो जो इन सभी वेव फ्रंट्स को टच करता हुआ जाए। किनको टच करता हुआ जाए, जो सेकेंडरी वेव फ्रंट हमने बनाए हैं इनको टच करता हुआ जाए। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा वेव फ्रंट बनाओ, मतलब ऐसा एक कर्व बनाओ जो इन सभी को टच करता हुआ जाए, तो क्या ऐसा कहा जाए, ऐसा जो कर्व है वो लगभग ऐसा बनेगा, ये इस तरह से जो सभी को टच करता हुआ जाए, सभी पे टेंजेंट हो जाए, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा कहा जाए भी सभी पे टेंजेंट जो है कर्व वो आगे की तरफ भी बनेगा, मतलब इस तरफ भी बनेगा, और एक इधर पीछे भी तो बनेगा, ये ऐसा। तो हाइगन्स ने ये कहा कि इसमें से जो पीछे की तरफ वेव फ्रंट बन रहा है, पीछे की तरफ जो कर्व बन रहा है, इसको कंसीडर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि लाइट एक बार आगे प्रोपोगेट हो जाने के बाद पीछे कभी नहीं। लाइट अगर सोर्स है, मेन सोर्स तो भाई यही है ना, तो लाइट अगर आपकी इस तरह से प्रोपोगेट हो गई है तो वो पीछे की तरफ नहीं आ सकती। तो हाइगन प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कुल मिला के कि अगर हम किसी भी टाइम टी पर ब्लैक वाला वेव फ्रंट कंसीडर करें तो इस ब्लैक वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। वो सेकेंडरी सोर्स क्या इमिट करेंगे, नई वेव इमिट करेंगे, सारे के सारे सोर्स तो वो भी अपनी वेव इमिट करेंगे, उनके भी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होंगे। अगर आप टी टाइम पर सेकेंडरी सोर्सेज में जो वेव फ्रंट्स इमिट किए हैं जो कि रेड स्फीयर से, इनके ऊपर अगर एक कॉमन टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करो, कोई ऐसा कर्व ड्रॉ करो जिन पे टेंजेंट आगे की तरफ, पीछे वाला कंसीडर नहीं करना है, तो ये जो बच्चों टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट टी टाइम के बाद जो अगला वेव फ्रंट है, इनिशियल वेव फ्रंट तो ब्लैक वाला मान लिया हमने, तो जो अगला वेव फ्रंट है वो वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करेगा ये कर्व, जो ग्रीन वाला कर्व है, जो कॉमन टेंजेंशियल कर्व है, एक तरह से ये अगले वेव फ्रंट को एक तरह से बताएगा कि अगला वेव फ्रंट ये बनता है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इस अगले वेव फ्रंट के ऊपर क्या होंगे, जितने भी पार्टिकल होंगे ये अपने आप को फिर से किसकी तरह बिहेव करेंगे, सोर्स की तरह। उससे अगले टी टाइम पर अगर हम यहाँ पर वेव फ्रंट बनाए, इनको सेकेंडरी सोर्स मानते हैं, तो अगर इन रेड डॉट्स को बच्चों अपन सोर्स मान लें तो अगले वेव फ्रंट ऐसे बनेंगे। अब इन पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कॉमन टेंजेंट इसके ऊपर ऐसा है, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रेड वाला वेव फ्रंट है ये ग्रीन वाले से टी टाइम के बाद का वेव फ्रंट है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये रेड वाला खुद अपने आप से सोर्स की तरह बिहेव करने लग जाएगा, फिर ये अपने वेव फ्रंट जनरेट कराएगा, ये अपने वेव फ्रंट जनरेट कराएगा, फिर हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आगे की तरफ, तो ये अगला वेव फ्रंट बन जाएगा। इस तरह से यानी कि ये ऐसा हुआ कि सोर्स ने एक वेव फ्रंट जनरेट कराया, उस वेव फ्रंट के ऊपर सोर्स ने, ब्लैक वाला मान लेते हैं, सोर्स ने एक वेव फ्रंट जनरेट करवाया ब्लैक वाला, फिर उस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स थे उनने फर्दर वेव फ्रंट जनरेट करवाया ग्रीन वाला, फिर उसने फर्दर वेव फ्रंट जनरेट करवाया रेड वाला, उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये अगला वेव फ्रंट जनरेट करा, फिर इसके जो पार्टिकल होंगे वो सोर्स की तरह बिहेव करेंगे तो अगला वेव फ्रंट बन जाएगा। यानी एक वेव फ्रंट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह से बनता ही जाएगा। उसमें से हर पहले वाला वेव फ्रंट जो होगा वो अगले वेव फ्रंट के लिए क्या करेगा, सोर्स की तरह बिहेव करेगा, मतलब उसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। इस तरह से वेव, एक वेव फ्रंट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, मतलब एक तरह से वेव क्या होती है, डिस्टर्बेंस। तो उनका कहना ये था एक तरह से कि ये जो सोर्स है आपका, इसने अगर डिस्टर्बेंस जनरेट किया तो ये जो डिस्टर्बेंस है ना, ये आगे डिस्टर्बेंस को प्रोपोगेट करेगा, फिर ये जो डिस्टर्बेंस है ये उससे आगे डिस्टर्बेंस को प्रोपोगेट कराएगा। तो इस तरह से वेव फ्रंट से वेव फ्रंट, वेव फ्रंट से वेव फ्रंट, वेव जो है वो लगातार आगे की तरफ चलती रहेगी। अब इन जरा इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। सेम फेज में जो वाइब्रेट करते हैं उनको वेव फ्रंट्स कहते हैं, ठीक है भी। एनर्जी वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे बढ़ती है, मतलब वेव वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे बढ़ती है, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स नॉन एज सेकेंडरी सोर्स। अभी हम बात कर रहे थे, दे इमिट सेकेंडरी वेवलेट्स विच ट्रेवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब वो जो आपके सेकेंडरी वेव, जो सेकेंडरी सोर्स है आपका, वो खुद से क्या जनरेट करेगा, अगले वेव फ्रंट जनरेट करेगा जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा। द टेंजेंशियल सरफेस टू दीज सेकेंडरी वेवलेट्स विल बी न्यू वेव फ्रंट एट लेटर टाइम। ठीक, इसका मतलब ये हो गया, समझिए अपन क्या डिस्कस किया, उसी वही पॉइंट से सारे। अगला देखो, energy propagate in the direction normal to wavefront in forward direction. There is no flow of energy in the backward direction. Energy का flow कभी भी backward direction में नहीं हो सकता। So that ये जो पीछे की तरफ common tangential एक तरह का wavefront बन रहा था, इससे ये generate नहीं होगा।
मतलब सोर्स से अगर आपका वेव फ्रंट यहाँ पहुंच गया तो अगला वेव फ्रंट आगे ही आएगा, पीछे नहीं आएगा, क्योंकि पीछे एनर्जी का फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एनर्जी प्रोपेगेट, ये तो हो गया है ना लास्ट। दिस थ्योरी कैन एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्लेक्शन। तो बच्चों इस टॉपिक में हमें पढ़ना ही यही है। देखो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो हम पढ़ चुके रे ऑप्टिक्स में। अब क्या है कि जो ओपनिंग या ऑब्स्टिकल्स हैं वो हम बहुत ही छोटे लेने वाले हैं, तो पहली क्लास में समझाया था। तो ओपनिंग और ऑब्स्टिकल अगर वेवलेंथ के कंपैरिजन में होंगे, उससे भी छोटे होंगे, तो उस केस में लाइट को रे नहीं माना जा सकता, उस केस में क्या मानेंगे, वेव मानेंगे। और लाइट को अगर आप वेव मानोगे तो वेव फिनोमेना से हम इंटरफेरेंस को और डिफ्रैक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो हाइगन्स वेव थ्योरी किसको एक्सप्लेन कर सकती है, अंतर सबको एक्सप्लेन कर सकती है। हाँ, हाइगन्स वेव थ्योरी, ये वेव थ्योरी है, पार्टिकल थ्योरी नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने बैठ जाए हमसे तो नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेगी, वो बात हमने कर ली है पिछली क्लास में। तो बच्चों ये समझ में आ गया, एक वेव फ्रंट से दूसरा, वेव फ्रंट से तीसरा, दूसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, इस तरह से वेव फ्रंट से वेव फ्रंट बनते जाते हैं। ये कुल मिला के इनकी थ्योरी है। ठीक है, डायग्राम में अगर अपन देखें तो वैसे तो ये डायग्राम अपन ने बनाया है, ये देखो। ठीक है, ये हाइगन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनाया हुआ है। मान लीजिए कि ये सोर्स, तो सोर्स लगातार क्या इमिट कर रहा होगा, वेव फ्रंट्स। फिर अगला जो वेव फ्रंट होगा वो अगला जनरेट करेगा, तो वो उससे अगला जनरेट करेगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि किसी टाइम पी पर ए भी हमारे पास एक ओरिजिनल वेव फ्रंट। ठीक, अब इस वेव फ्रंट ने क्या किया, अपने खुद के वेव फ्रंट इमिट करना शुरू कर दिया। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और वो अपना वेव फ्रंट इमिट करेंगे। तो माना ये जो स्फीयर नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे इन पॉइंट्स से जो वेव फ्रंट इमिट किए वो। ठीक है बच्चों, इन्हीं को कहा जाता है सेकेंडरी वेवलेट्स। जो वेव फ्रंट इन्होंने जनरेट किए हैं इन्हीं का नाम क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स। और अब आगे जो वेव फ्रंट जनरेट होगा वो कहलाता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये तो कौन सा हो गया, एक तरह से ओरिजिनल वेव फ्रंट हो गया, इसने अगला जनरेट किया, ऐसे माना। ठीक है बच्चों, अच्छा यहाँ से ये जो डायग्राम है, यहाँ से ये जो डायग्राम है जो हमने बनाया था, इसमें एक खास बात और भी है। ये अपन ने पिछली क्लास में भी डिस्कस कर लिया था कि अगर आप किसी भी सोर्स के वेव फ्रंट बनाते हो, जैसे पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट बनाएंगे तो स्फेरिकल बनेगा। तो बच्चों यहाँ अगर आप पॉइंट सोर्स रख दो, बताओ रेज कैसे ट्रेवल करेगी, वेव कैसे ट्रेवल करेगी इसमें, तो वेव्स तो ऐसे ट्रेवल करेगी, लाइट है तो रे बोल सकते हो, ये इस तरह से ट्रेवल करेगी। अब क्या ऐसा कहा जाए इनमें से कोई सी भी वेव आप देखो, सारी की सारी जो वेव्स हैं उनके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को अगर हम ढंग से देखें तो वो हमेशा वेव फ्रंट्स को 90 डिग्री पे कट करेंगे, वेव फ्रंट्स को 90 डिग्री पे कट करेंगे। ये बात हमने पिछली क्लास में भी की थी। और वेव फ्रंट की जगह क्या मान सकते हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इसे क्या मान सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक, तो इसके ऊपर जो है कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो ये एक थ्योरेटिकल डायग्राम है जो उन्होंने सजेस्ट किया, इसकी बात हम कर चुके हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आ गए, ये हमें प्रिज्म दिया हुआ है और ये इंसिडेंट लाइट है। तो आपसे पूछा गया है बताओ इंसिडेंट लाइट का वेव फ्रंट कैसा होगा, और प्रिज्म से जब लाइट बाहर निकल जाएगी डेविएट होने के बाद तो उसका वेव फ्रंट कैसा होगा। वेव फ्रंट बनाना है, तो वेव फ्रंट बनाने का सीधा सा तरीका है, अगर आपको वेव दी गई है तो उनके परपेंडिकुलर लाइन है तो वही वेव, या उनके परपेंडिकुलर एक प्लेन ले लो, वही वेव फ्रंट। ठीक, तो यहाँ जरा चेक करके बताओ कि इसका वेव फ्रंट क्या आना चाहिए। तो अगर आपकी इंसिडेंट लाइट कैसी है, पैरेलल, इंसिडेंट लाइट कैसी, ऐसे पैरेलल है। तो पैरेलल अगर ये है तो ये तो बच्चों लाइट है, लाइट मतलब वेव जा रही है इस तरफ। तो वेव अगर आई कैप में जा रही है तो सोच के बताओ वेव फ्रंट किधर होगा, आंसर है इसके परपेंडिकुलर, यानी इसके परपेंडिकुलर प्लेन जो होगा पूरा प्लेन, वो हमारा वेव फ्रंट कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर हम वेव फ्रंट देखें तो ये वेव फ्रंट है, ये वाला ब्लैक कलर का लाइन। अच्छा ये भी ध्यान रखो, अब ये लाइन नहीं है, पूरा का पूरा प्लेन है, प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू लाइट। अब आगे चलते हैं। ठीक, अच्छा भी बताएं, प्रिज्म से जब लाइट बाहर निकलेगी तो क्या होगा, प्रिज्म से लाइट अगर बाहर निकलेगी तो डेविएट होकर बाहर निकलेगी, मुड़ के बाहर निकलेगी। तो ये मान लेते हैं बच्चों फाइनल इमर्जिंग रे। तो ये अगर फाइनल इमर्जिंग लाइट है आपके पास या रे है आपके पास, तो बताओ अब नया वेव फ्रंट क्या आएगा। तो बिकॉज ये सारी की सारी आपस में क्या है, पैरेलल, तो हमें इनके परपेंडिकुलर वेव फ्रंट ढूंढना है। तो इनके परपेंडिकुलर यहाँ पर भी वेव फ्रंट बच्चों एक प्लेन ही होगा, ये इस तरह से प्लेन होगा, एंड दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ठीक, इसी तरह से ये लेंस, ये डायग्राम इसको छोड़ो, यहाँ देखते हैं। ये बच्चों हमें एक लेंस दिया हुआ है, कॉन्वेक्स है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है ऐसे। तो आपको बताना है क्या वेव फ्रंट बनेंगे, इनके वेव फ्रंट्स कैसे पहचानेंगे। तो क्या ऐसा कहा जाए, यहाँ वेव फ्रंट पहचानना बहुत आसान काम है। अब लेंस दिया है या मिरर दिया है, जो भी कुछ दिया है, सबसे पहले तो लाइट को क्या करा लो, रिफ्लेक्ट करा लो या रिफ्रैक्ट करा लो, जो भी वो होती है, और उसके बाद लाइट के जो प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर आपको देखना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या ऐसा कहा जाए, देखो
यहाँ पर बताएं भाई लाइट जो है इसका रिफ्रैक्शन कैसे होगा। माना ये लाइट आ रही है, हमें मालूम है कन्वर्जिंग लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये इस तरह से लाइट पार कर देगी, इस जगह इमेज बनेगी और उसके बाद भी लाइट लगातार आगे की तरफ प्रोपगेट करती रहेगी। हमें इसके वेव फ्रंट बनाने हैं, तो वेव फ्रंट जो होते हैं वो वेव के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर आप इनिशियल वेव का वेव फ्रंट बनाना चाहते इसका, तो इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा देखो, क्या ऐसा कहा जाए भी इसके परपेंडिकुलर है, तो सब पैरेलल है, और पैरेलल अगर ये है तो इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा वही वेव फ्रंट हो गया, ये वेव फ्रंट हो गया इसका। मगर सोचो लेंस से निकलने के बाद क्या होगा, तो लेंस से निकलने के बाद तो लाइट कन्वर्ज हो गई, और लाइट अगर कन्वर्ज हो गई तो ये वाली लाइट थी, ये वाली लाइट। अब इसका वेव फ्रंट कैसे बनाए, तो जब भी इस तरह की कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग लाइट, कन्वर्जिंग होगी या डाइवर्जिंग होगी, दोनों में से एक होगा, तो आप उसका पॉइंट ऑफ कन्वर्जन या पॉइंट ऑफ डाइवर्जन ढूंढो कौन सा। तो क्या ऐसा कहा जाए ये वाली जो लाइट आ रही है ये वाली, इसके लिए पॉइंट ऑफ कन्वर्जन ये हो गया, तो आप पॉइंट ऑफ कन्वर्जन को बच्चों क्या मानो, सेंटर, और पॉइंट ऑफ कन्वर्जन को सेंटर मानते हुए स्फीयर बना दो उसके साथ। तो जैसे अगर अपन यहाँ पर स्फीयर बनाएंगे, इसको सेंटर मानते हैं, तो ये ऐसे स्फीयर में, समझ रहे मेरी बात को। और इस कर्व को जरा देखो, ये जो स्फीयर हमने बनाए हैं इन स्फेरिकल कर्व को जरा आप देखो, क्या ऐसा कहा जाए इनमें से हर कर्व आपकी जो लाइट रेज है उनको परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमें भी तो वही बनाना था। तो इस तरह से आप अपने आप बन जाएंगे, आपका पॉइंट ऑफ कन्वर्जन को क्या मान दो, सेंटर, और चारों तरफ स्फीयर बना दो। इसी तरह से सोचो ये वाली जो लाइट है इस पॉइंट के बाद वाली जो लाइट है, ये वाली, ये कौन सी लाइट है, आंसर है डाइवर्जन। तो इसका पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस कौन सा है, ये वाला, इनसे तो डाइवर्ज हो गई है, तो इसको सेंटर मानते हुए फिर से स्फीयर बनाओगे। तो अगर आप यहाँ पे स्फीयर बनाओगे इसको सेंटर मानते हुए, तो ये ऐसे वेव चेक करो सही है क्या ये, तो बिल्कुल 90 डिग्री होनी चाहिए अपने आप सही। तब कोई सा भी चेक करो, इसको देखो, इसको देखो या इसको देखो, ये सब 90 डिग्री। तो इस तरह से आप किसी भी गिवन वेव से, किसी भी गिवन रे डायग्राम से आप क्या बना सकते हो, वेव फ्रंट बना सकते हो। ठीक है, इसका उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार, कैसे देखो, ये इसी डायग्राम का आंसर बच्चों ये ऊपर बना, इसी को हमने अलग से समझने के लिए अलग से बना के सॉल्व किया। जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, देखो सोच के बताना क्या आंसर आएगा, अपनी कॉपी में बनाना पहले, फिर देखते हैं। कॉनकेव लेंस है बच्चों, कॉनकेव, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आ रही है लाइट, तो इसके वेव फ्रंट बनाने हैं, अपनी कॉपी में बनाओ रफ में, क्या बनने चाहिए। बना के देखो फिर चेक करते हैं, नहीं पहले भी बनाने हैं और बाद में भी बनाने हैं, लेंस के पहले भी बनाने हैं और लेंस के बाद में भी। बन गए, हाँ देखो कैसे बनेंगे, सिंपल, ये कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग, डाइवर्ट का, तो ये वाली जो रेज है मतलब ये तो इंसिडेंट हो गया, तो हम बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, बहुत आसान है। ये इस तरह से डाइवर्स कर दो, सीधी तो सीधी चली जाएगी, इसको भी इधर डाइवर्स कर दो। अब ये हो गई डाइवर्जिंग, तो डाइवर्जिंग का पॉइंट ऑफ डाइवर्जन ढूंढो, पीछे इसका लो, यस, तो पीछे की तरफ अगर आप रेज को किसका होगा, इस तरह से पीछे की तरफ मिलाओगे ना, तो पीछे की तरफ मिलाओगे तो यहाँ कहीं नहीं, और इस पॉइंट पे हम फोकस मालूम है, इसी को तो फोकस कहते हैं। अब हमें बनाने हैं वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट कैसे बनाए जाते हैं, तो इनिशियल जो इंसिडेंट वेव्स हैं जो कि क्या है, पैरेलल टू ईच अदर हैं, उनके लिए वेव फ्रंट बनाएंगे बच्चों। तो इन वाली रेज के लिए तो वेव फ्रंट ऐसा बनेगा, ये ऐसा, और जो पार निकल गई है ना, वो जो पार निकल गई है रेज, उनके लिए पॉइंट ऑफ डाइवर्जन कौन सा है, ये वाला, तो इसको सेंटर मानते हुए क्या बनाना, स्फीयर, इनके लिए बनाने मतलब स्फीयर, इनके लिए नहीं, इनके लिए तो प्लेन बनेगा। ठीक, अब स्फीयर बनाना है तो बनाओ, ये ऐसा, ये आंसर। क्यों ऐसा बनेगा, क्योंकि यही एक ऐसा कर्व है 90 डिग्री पे कट करेगा, इस वजह से ऐसा बनेगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है, ये कई लोगों का बहुत अच्छे से बन गया होगा, सही बन गया होगा, ज्यादातर लोगों का सही बन गया होगा। ठीक है, अब देखो ये देखो, इसको बना के बताओ, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर, जैसे ये देखो लास्ट क्वेश्चन है,
ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है बच्चों, ये ऐसे। और यहाँ पर आपको रेज नहीं दी हुई है, बल्कि आपको एक वेव फ्रंट दिया हुआ है। ऐसे वेव फ्रंट आके इस पे इंसिडेंट होता है, ये वेव फ्रंट ऐसे इंसिडेंट होता है इसके ऊपर। तो आपको बताना है रिफ्लेक्शन के बाद वेव फ्रंट कैसा होगा। ये इनिशियल वेव फ्रंट है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वेव फ्रंट कैसा होगा। कॉपी में बना लो अपनी। डन, चलो भाई डन हो गया तो जरा चेक करते हैं। डन, ठीक। कैसे बनाएंगे, देखो ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट से वेव फ्रंट मत बनाओ, वेव फ्रंट से वेव फ्रंट मत बनाओ, वेव फ्रंट से वेव फ्रंट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको जो ये गिवन वेव फ्रंट है ना, सोचो इसकी रे कैसे आ रही होगी, इंसिडेंट रे सोचो आप, क्योंकि इंसिडेंट रे का आगे क्या होगा रिफ्लेक्शन के बाद वो हमें मालूम। वेव फ्रंट का क्या मालूम हो, हमें क्या मालूम। तो आप वेव फ्रंट पे दिमाग मत लगाओ, आप इंसिडेंट रे पे दिमाग लगाओ। इंसिडेंट रे किधर से आएगी और रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी। फिर हमसे पूछेगा कि वेव फ्रंट बना के दिखाओ, तो अगर रे पता होगा तो उसके परपेंडिकुलर तो हम खींच देंगे फटाफट। तो क्या ऐसा कर दें, देखो यहाँ पर लाइट किधर जाएगी बच्चों, सोचो लाइट किधर आएगी। ये जो ब्लैक वेव फ्रंट है इनके परपेंडिकुलर आएगी लाइट, और ये साथ में इस तरफ छोटे भी होते जा रहे हैं, इस तरफ ये छोटे होते जा रहे हैं। इसका मतलब पक्की बात है इधर कोई ना कोई पॉइंट रखा होगा, तो इधर पॉइंट रखा होगा तभी तो ये स्फेरिकल बने। ऐसे सोचो। हाँ, अब क्या ऐसा कहा जाए भी कि ये जो है वो ऐसे लाइट आएगी। अब अगर ऐसे लाइट आएगी, दिख रहा है ना, अब ये ऐसे अगर लाइट आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे, और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी, तो ये वेव फटाफट से आंसर आता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, और ये लगभग सबका यही बना हुआ मुझे लगता है। तो जब भी आपको वेव फ्रंट दे दे बच्चों, तो आप एक अप्रोक्सीमेट क्या बनाओ, उसके रे बनाओ, फिर उसको रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट जो भी करने के लिए है कर, और उसके बाद उसके वेव फ्रंट बनाओ। ठीक है, चलो भाई अब आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, वो वैसे तो 11th का है, मगर हम फिर भी थोड़ा सा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। देखो भाई, हमें किसी भी वेव की बेसिक इक्वेशन पता होनी चाहिए। किसी वेव की बेसिक इक्वेशन क्या होती है, तो ये आपने 11th में पढ़ा होगा, मैं बार बार बोलूंगा 11th में पढ़ा होगा, क्योंकि वहां से ही हम सारी चीजें उड़ा लेने वाले हैं। तो किसी भी वेव की जो इक्वेशन होती है बच्चों, वो होती है y = a sin ωt - kx। अच्छा, जिस वेव की इक्वेशन साइन या कॉस में लिखी जाती है उसको हम साइनोसॉइडल वेव बोलते हैं। ठीक है, और साइनोसॉइडल वेव की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब इस तरह की वेव मीडियम में चलती है, तो मीडियम का जो पार्टिकल होता है बच्चों, वो क्या परफॉर्म करता है, एसएचएम, मतलब उसका जो वाइब्रेशन होता है वो प्योर एसएचएम होता है। कब, जब वेव कौन सी हो, साइनोसॉइडल, यानी साइन या कॉस में लिखी हुई है। तो हमारे सिलेबस में साइनोसॉइडल वेव ही है, तो हम साइन वाली वेव की बात करते हैं। अच्छा, मान लेते बच्चों कि यहाँ पर हम जो है वो आपने पढ़ा हो ना स्ट्रिंग में वेव, साउंड वेव, दो वेव पढ़ेंगे 11th में, उनमें से कोई सी भी मान लो, कोई सी भी चलेगी। तो मान लेते हैं बच्चों कि हमने यहाँ पर क्या लगाया, सोर्स लगाया। ठीक है, अब इसके चारों तरफ क्या है, मीडियम। जैसे मान लो साउंड वेव, तो साउंड वेव के लिए तो एयर ही मीडियम होती है, एयर भी ट्रेवल करती है साउंड वेव। तो यहाँ मीडियम के कितने पार्टिकल्स होंगे, आंसर है इनफाइनाइट। तो मान लेते हैं कि सोर्स से कुछ दूरी पर हमने, कुछ दूरी पर मतलब x दूरी पर हमने क्या लिया, मीडियम का एक पार्टिकल लिया। तो जब सोर्स से वेव चलेगी, तो जब सोर्स से वेव चलेगी बच्चों इस तरह से, सोर्स से वेव चलेगी का मतलब है डिस्टर्बेंस जब चलेगा। तो जब सोर्स से वेव चलेगी तो कभी ना कभी वो वेव कहाँ पहुंचेगी, पी पॉइंट पे पहुंचेगी। और जब डिस्टर्बेंस, वेव का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, तो मान लेते हैं ये हमारा पी पॉइंट है ये वाला, और ये वेव इस तरह से आ रही है। तो जब ये वेव इस पी पॉइंट तक पहुंचेगी, इस पी पॉइंट से गुजर रही होगी, तो जब वेव पी पॉइंट से गुजरेगी मतलब डिस्टर्बेंस जब पी पॉइंट से गुजरेगा, तो जितनी देर तक ये डिस्टर्बेंस यहाँ से गुजरता रहेगा, उतनी देर तक आपका पी पॉइंट एसएचएम परफॉर्म करता रहेगा अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। मतलब अपनी मीन पोजीशन को नहीं छोड़ेगा, मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा पी पॉइंट है बच्चों, वो पी पॉइंट बेसिकली क्या करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा। अब हमें मालूम है कि कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम परफॉर्म करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये पी को समझने के लिए हमने थोड़ा सा नीचे बना लिया। अब ये पी अगर एसएचएम परफॉर्म करेगा बच्चों अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, तो इसकी जो मीन पोजीशन है वो यही तो है। मीन पोजीशन का मतलब है वो पोजीशन जब वेव नहीं थी, जो इनिशियल पोजीशन है उसकी, जब वेव नहीं थी तो जो पोजीशन थी पार्टिकल की, वही उसकी मीन पोजीशन। अब जब वेव वहां से गुजरी, डिस्टर्बेंस जब वहां से गुजरा, तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, एसएचएम करना शुरू कर दिया।
अब अगर आपका P पार्टिकल SHM परफॉर्म करेगा इस तरह से, तो क्या ऐसा कहा जाए भी SHM तो -a से लेकर +a तक होता है, -a से लेकर +a क्या है, एम्पलीट्यूड है, तो -a से +a तक ये क्या करेगा, SHM करेगा। अब जब ये SHM करेगा बच्चों, तो क्या ऐसा कहा जाए इस पार्टिकल P का जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन वो लगातार बदलेगा, कभी वो इधर जाएगा, कभी मीन की तरफ आएगा, कभी पीछे जाएगा, कभी आगे जाएगा, यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन वो टाइम के साथ लगातार क्या करेगा, बदलता रहेगा। तो मान लेते हैं कि किसी टाइम t पर इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा था +a से -a तक, तो मान लेते हैं किसी टाइम t पर ये पार्टिकल कहाँ है, माना है, तो अगर किसी टाइम t पर ये पार्टिकल यहाँ है, तो बच्चों मीन पोजीशन से ये क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी पार्टिकल का किसी टाइम t पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है y, उसी को वेव इक्वेशन कहा जाता है। व्हाट इज y? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों किसी जनरल पार्टिकल का, वो होता है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। आप चाहो तो प्लस के एक्स लिख लो, आप चाहो तो के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी डिटेल हम वेव में डिस्कस करते हैं, तो अभी फिलहाल इसकी जरूरत अपने को है नहीं। तो कुल मिला के बात ये है भाई कि जब कोई वेव किसी मीडियम पार्टिकल से गुजरती है, तो वो पार्टिकल क्या करता है, SHM करता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ लगातार बदलता है। तो अगर हम किसी इंस्टेंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहें तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज और है, देखो बच्चों, पार्टिकल जो है वो SHM करता है, ये बात सही है। जब वेव गुजरती है तो पार्टिकल SHM करता है, वाइब्रेट करता है अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, ये बात सही है। मगर ये बात सिर्फ तभी सही है जब आपकी वेव कौन सी हो, मैकेनिकल वेव। कौन सी वेव? मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिनको चलने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब वहाँ मीडियम होना चाहिए। जैसे साउंड वेव, तो साउंड वेव के लिए मीडियम कौन होता है, एयर होते हैं, एयर पार्टिकल मीडियम होते हैं, ठीक है। कोई भी एक एयर पार्टिकल आप ले लो, तो वो एयर पार्टिकल SHM करना शुरू कर देगा जब वेव वहां से जाएगी। मगर हम कौन सी वेव पढ़ रहे हैं, हम तो लाइट पढ़ रहे हैं। कौन सी वेव पढ़ रहे हैं? लाइट वेव पढ़ रहे हैं। और लाइट वेव क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट वेव क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट करने के लिए तो मीडियम चाहिए ही, वो तो वैक्यूम में भी चल सकती है। तो वैक्यूम में तो पार्टिकल होते नहीं, सन से लाइट आ रही है तो बीच में तो वैक्यूम ही है। तो लाइट जब ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रेवल करती है, तो मीडियम के पार्टिकल्स की जरूरत ही नहीं होती। इसका मतलब मीडियम के पार्टिकल होते ही नहीं। मीडियम के पार्टिकल तो कब होते हैं? जब मैकेनिकल वेव की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर हम देखें तो वहां पर हम इसको ऐसे कहेंगे कि जैसे मान लो हमने यहाँ एक सोर्स लगाया, लाइट सोर्स लगाया, और यहाँ हमने 3D स्पेस का कोई पॉइंट ले लिया P। आई रिपीट, ये 3D स्पेस का पॉइंट है P। ये कोई पार्टिकल नहीं है मीडियम का, तो मीडियम तो है ही नहीं। तो 3D स्पेस का हमने कोई पॉइंट लिया P, मतलब वैक्यूम का एक तरह से कोई पॉइंट लिया P। अब जब यहाँ से लाइट वेव ट्रेवल करके यहाँ तक आएगी, तो बच्चों P पॉइंट पर भी ऑसिलेशन शुरू हो जाएगी। P पॉइंट पर भी ऑसिलेशन शुरू हो जाएंगे, मगर वो जो ऑसिलेशन होंगे बच्चों, वो ऑसिलेशन डिस्प्लेसमेंट्स में नहीं होंगे। मतलब उस पार्टिकल का, मतलब उस P पॉइंट का, 3D स्पेस के P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो पार्टिकल थोड़ी है। जब पार्टिकल ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट किस बात का? डिस्प्लेसमेंट तो पार्टिकल से होते हैं। तो एक्चुअल में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है इन वैक्यूम, तो जब वो वैक्यूम के किसी भी पॉइंट P से पास करती है, तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करना शुरू करती है। मतलब यहां समय के साथ क्या बदल रहा था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बदल रहा था। किसी टाइम P पे क्या डिस्प्लेसमेंट था? इक्वेशन थी। उसकी जगह यहां समय के साथ क्या बदलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है, मैग्नेटिक फील्ड बदलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब बदलता है समय के साथ, तो उस बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम वैल्यू लिखना चाहें एट एनी टाइम T, तो वो वैल्यू लिखेंगे हम E = E0 sin ओमेगा t माइनस kx। मतलब ये जो इक्वेशन है बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन है बच्चों, ये दिखने में। अगर यहाँ फिजिकल क्वांटिटी चेंज हुई है, वहां क्या चीज चेंज कर रही थी समय के साथ? डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा था। जबकि यहाँ पर क्या चेंज करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड। तो आप चाहो तो यहाँ E लिखो, चाहो तो B लिखो, दोनों ही होते हैं। तो ये बात समझ में लगी दोनों वेव में क्या है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों ही वेव कौन सी है? दोनों ही वेव कौन सी है? साइनोसोडल वेव। साइनोसोडल वेव क्यों है? क्योंकि ये साइन में लिखी हुई है या कॉस में लिखी हुई है, ठीक। अब आगे बात करते हैं। अच्छा भाई, तो ये इक्वेशन होती है वेव की, ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे से जो कॉम्पोनेंट्स है इस इक्वेशन के, उसकी भी बात करते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक चीज और है। यहाँ पर ये जो वेव की इक्वेशन है, इसको लिखते समय हमने इनिशियल फेज ऑफ फोर्स
फाई को क्या मान रखा है, 0 मान रखा है। अगर फाई 0 नहीं होगा तो वो फाई यहाँ पर ऐड होगा। व्हाट इज फाई? इनिशियल फेज ऑफ सोर्स। एसएचएम में इक्वेशन याद करो। एसएचएम की क्या इक्वेशन होती है? एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? एसएचएम की इक्वेशन होती है y = a sin ओमेगा t प्लस फाई। आई होप ये तो पढ़ी होगी। इसमें ये फाई क्या होता है? इनिशियल फेज। इसी तरह से यहाँ पर भी फाई आ सकता है अगर क्वेश्चन में दिया रहे तो। और क्वेश्चन में मान लो इनिशियल फेज 0 दे दिया जाए तो उस केस में ओमेगा t माइनस kx ही बच जाएगा। ठीक है, जैसे हम एसएचएम में करते थे, इफ फाई इज 0 तो इक्वेशन को लिखा जा सकता है y = a sin ओमेगा t। सिंपल। फाई को 0 मान लेंगे। फाई एक कांस्टेंट एंगल होता है जो 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 45 डिग्री, क्वेश्चन में डिपेंड करता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं। अच्छा, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसी मान, इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, वैसे इस टॉपिक में जरूरत पड़ेगी नहीं इसकी, फिर भी अपने को पता होना चाहिए। तो ये बच्चों कंपोनेंट्स जो होते हैं इसके, जैसे वेवलेंथ, जैसे आप इस इक्वेशन से वेवलेंथ कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन से स्पीड ऑफ वेव कैसे निकालोगे, ये भी अपने को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो देखो ये भी समझ लेते हैं इसी जगह। देखो बच्चों, कोई भी वेव की इक्वेशन अगर आपको दे रखी है ना, तो उसमें एक तो टर्म किसका होगा? टाइम का। एक तो टर्म किसका होगा? टाइम का। एक तो टाइम का टर्म होगा, टी के टर्म्स में कुछ लिखा होगा, और एक किसका टर्म होगा? एक्स का। अच्छा बच्चों, ये एक्स क्या चीज है? तो आप यहाँ पर ये मान के रखो कि एक्स जो है वो 3D स्पेस के किसी पॉइंट का सोर्स से डिस्टेंस, 3D स्पेस के किसी पॉइंट पी की तो बात कर रहे हैं ना, तो ये पी से सोर्स का डिस्टेंस है। सीधे सीधे व्हाट इज एक्स? वैसे तो बोलते हैं एक्स इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी, एक्स इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी फ्रॉम द सोर्स। तो आप सीधे सीधे मान लो कि डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स है। यानी इस इक्वेशन में ये टी तो क्या है? टाइम। ये एक्स क्या चीज है? एक्स है उस पार्टिकल का पोजीशन, और वी कैन से डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स जिस पर ऑस्किलेशन की बात हो रही है, जिस पार्टिकल के लिए ये इक्वेशन लिखी गई है, या जिस पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट लिखा है। भाई पार्टिकल तो खूब सारे हैं ना, तो पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल तो बहुत सारे हैं, तो आप कौन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हो, तो उसके लिए हम उस पार्टिकल का क्या बताते हैं? पहले पोजीशन। उसको किससे बताया जाता है? एक्स। यानी इस इक्वेशन में एक्स क्या है बच्चों? एक्स इज पोजीशन ऑफ द पार्टिकल जिसका कि ये डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा हुआ है, जिसको वेव इक्वेशन कहते हैं। यानी अगर आप मोटा मोटा बोलें तो वेव इक्वेशन जो है वो बेसिकली क्या है? वेव इक्वेशन किसी भी x = x पर लोकेटेड पार्टिकल का किसी टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है। व्हाट इज वेव इक्वेशन? वेव इक्वेशन इज, हमें क्या बताती है वेव इक्वेशन हमें? अच्छा, ये मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे तो यहाँ y की जगह हम t, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। तो बच्चों वेव इक्वेशन जो है वो बेसिकली क्या है? वेव इक्वेशन बताती है हमें क्या, कि अगर हम सोर्स से x डिस्टेंस पर मीडियम का कोई पार्टिकल ले रहे हैं तो ये क्या करेगा? एसएचएम करेगा। तो जो पार्टिकल सोर्स से x डिस्टेंस पर है वो एसएचएम करेगा, तो टाइम के साथ उसका डिस्प्लेसमेंट लगातार चेंज होगा। तो किसी भी x = x पे बैठे हुए पार्टिकल का किसी टाइम t पर जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है उसको वेव इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर y तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? जिसका लोकेशन है कब? किसी समय t। ठीक, अब ये जो इक्वेशन है हमारी, इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। व्हाट इज ए? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पर E0 का क्या मतलब है? मैक्सिमम वेरिएशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम वेरिएशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यहाँ पर ये जो ये है, ये मैक्सिमम वेरिएशन इन वाई, ठीक है मतलब E0 का आप चाहो तो ये भी कह सकते हो कि E0 इज मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ E, ऐसे ही ठीक। अच्छा भाई बताएं, यहाँ पर ये जो दो टर्म है अंदर, एक तो टाइम के साथ है, तो टाइम के साथ जो ओमेगा लिखा हुआ है ये बताता है हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। फॉर्मूला पढ़ा होगा ना हमने 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। अच्छा 1/t को क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के साथ अगर हम रिलेशन देखें ओमेगा का, तो ये रिलेशन होता है। अच्छा ओमेगा का नाम क्या है? ओमेगा को क्या बोलते हैं? ओमेगा इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी इस इक्वेशन में टाइम का जो कोफिशिएंट है, टाइम के साथ जो लिखा हुआ है इस इक्वेशन में, टाइम का जो कोफिशिएंट है ओमेगा, उसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो? फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग चीज होती है बच्चों, और फ्रीक्वेंसी अलग चीज होती है। फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम, और फ्रीक्वेंसी अगर आप निकालना चाहते हो तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई। जैसे यहाँ 2 पाई n लिखा हुआ है, इन्होंने f को n लिखा है, ठीक है बच्चों। तो टाइम का जो कोफिशिएंट होता है उससे क्या निकाल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं और टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। अब x का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है k, इस k से बच्चों अपन क्या निकाल सकते हैं? वेवलेंथ। k से क्या निकाल सकते हैं? वेवलेंथ। ये रिलेशन होता है। तो लैम्डा को क्या लिखा जा सकता है? 2 पाई बाय k। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो जरूरत पड़ने पर? वेवलेंथ ऑफ द वेव निकाल सकते हो, ठीक। एक बचता है स्पीड ऑफ द वेव, बताओ। तो स्पीड ऑफ द वेव जो होता है बच्चों, स्पीड ऑफ द वेव जो होता है वो होता है टाइम का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट, यानी ओमेगा बाय p। टाइम का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट अगर आप कर दोगे तो आपके पास स्पीड ऑफ द वेव आ जाएगी। भाई वेव की भी तो कुछ स्पीड होती है ना, किस स्पीड से हो रही है, जैसे लाइट 3 × 10⁸ से चलती है, उसी तरह से, ठीक है बच्चों। तो इन रिलेशंस को अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ठीक, अब देखो ये जरा सा यहाँ पर बेसिक फिर से इन्होंने बताया हुआ है। इक्वेशन ऑफ पार्टिकल, ये देखो पॉइंट एट ए डिस्टेंस x, कहाँ से डिस्टेंस? सोर्स, किसी टाइम t पर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अच्छा अगर इनिशियल फेज भी दे रखा हो, तो अपन ने बात की थी अगर इनिशियल भी फेज दे रखा होगा तो ये इक्वेशन ये बनता है। इनिशियल फेज दे रखा होगा तो जोड़ देंगे, ठीक है, ठीक। अब ये जो लिखा हुआ है ये बच्चों फेजर एनालिसिस पढ़ा हो ना आपने, यस नो में जवाब देना जरा चैट बॉक्स में। कितने लोगों ने एसएचएम में फेजर पढ़ रखा है? नहीं पढ़ा हुआ है तो वो जब एसएचएम पढ़ेंगे अपन तब पढ़ें, यानी इन लाइन को आप कंसीडर मत करो। फेजर का मतलब वो बच्चों ने पढ़ा होगा ना आपने कि किसी भी सर्कल पे अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसकी जो शेडो होती है ना इस लाइन के ऊपर, वो एसएचएम परफॉर्म करता है। ये पढ़ा? हाँ यस सर, यस सर, यस सर, अब यस सर आना। अरे पढ़ा है कि नहीं? इसी को फेजर डायग्राम बोलते हैं, पढ़ा है, बस वही लिखा हुआ है। वी कैन रिप्रेजेंट दिस ऑसिलेशन विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग वेक्टर, विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग वेक्टर। तो ये पार्टिकल जब रोटेट करता है तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होता है वो लगातार रोटेट करता है। तो एक पार्टिकल जब सर्कल पे मूव करेगा तो उसका पोजीशन वेक्टर लगातार क्या करेगा? घूमता रहेगा, सर्कल पे घूमता रहेगा। और उस पोजीशन वेक्टर की हेल्प से हम किसको डिनोट कर सकते हैं, किसको समझ सकते हैं? एसएचएम को समझ सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब आगे बात करें। अच्छा इंटेंसिटी जो है प्रोपोर्शनल a स्क्वायर होती है। ये सब 11th स्टैंडर्ड में जो वेव है उसके रिजल्ट है ना, तो हम सीधे सीधे यूज कर रहे हैं क्योंकि सबको पढ़ नहीं सकते। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल a स्क्वायर होती है, हमने पिछली क्लास में बात की। अब आगे बात करते हैं। देखो यहाँ से एक तरह से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। इनफैक्ट ये भी 11th में पढ़ा होगा। कितने बच्चों ने सुपर पोजिशन पढ़ा होगा? सुपर पोजिशन और इंटरफेरेंस पढ़ा होगा। कितने बच्चों ने पढ़ा होगा? दोनों पूरा पढ़ा है, वेरी गुड, पढ़ा है। इंटरफेरेंस, अच्छा नो, यस सर पढ़ा है। नॉट रिमेंबर, थोड़ा थोड़ा याद है। अच्छा कईयों ने तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है। दोनों पढ़ा है, वेरी गुड। नहीं पढ़ाया नर्सर में, कोई बात नहीं, अपन पढ़ लेंगे। याद नहीं है, देखो बच्चों छोड़ो, चैट बॉक्स को छोड़ दो। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ज्यादा भी है।
देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है उसको समझ। मान लो समझने के लिए कि यहाँ पर हमने बच्चों क्या किया, एक सोर्स लगाया, माना ये साउंड सोर्स, समझने के लिए साउंड सोर्स मतलब मैकेनिकल वेव अपन ने मान लिया। अब ये जो बच्चों हमने क्या लगाया, एक साउंड सोर्स लगाया और माना मीडियम के पार्टिकल, सभी यहाँ अगर साउंड सोर्स है, या मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरा जो माउथ है साउंड सोर्स है, तो यहाँ मीडियम के पार्टिकल कितने मेरे सराउंडिंग में, जिनमें से होते हुए वेव ट्रेवल करेगी, आंसर इन कौन है? तो इन बहुत सारे मीडियम पार्टिकल में से हमने कोई एक मीडियम पार्टिकल पी सेलेक्ट, कोई भी ले सकते हो आप, कोई भी मीडियम पार्टिकल, बहुत सारे हैं, हजारों में, हमने तो एक लिया। ठीक, अब जैसे ही आप वहां से साउंड इमिट कराओगे, जैसे ही सोर्स S1 क्या करेगा दोस्तों, साउंड इमिट करेगा, तो वो साउंड चारों तरफ ट्रेवल करेगा, चारों तरफ अगर ट्रेवल करेगा तो P तक भी पहुंचेगा, कभी नहीं कभी P पॉइंट तक भी वो पहुंचेगा। तो हमने क्या किया कि एक सोर्स लिया माना S1 और 3D स्पेस का एक पॉइंट लिया P। जब ये साउंड यहां से ट्रेवल करता हुआ बच्चों P पॉइंट तक पहुंचेगा, तो क्या ऐसा कहा P पॉइंट ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा और उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ लगातार बदलेगा। तो माना पहले सोर्स की वजह से जो हमारा P पॉइंट है वो जब SHM करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी टाइम T y1 है। मतलब व्हाट इज y1? y1 इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल P एट एनी टाइम T ड्यू टू सोर्स 1, ड्यू टू सोर्स 1। अच्छा, सोर्स 1 की वजह से जो SHM हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड हमने मान लिया बच्चों कितना है, A1। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, ω1। अच्छा, ये x1 क्या चीज है, x1 क्या चीज है, अभी समझाया था, x1 क्या चीज है, सोर्स से उस P पॉइंट का डिस्टेंस। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पाथ लेंथ नजर आ रही है वेव की, यही x1 है। अरे सही है ना भाई? तो मान लेते हैं कि जब हमने पहला सोर्स लगाया तो जो P पॉइंट है 3D स्पेस का, वो जनरल पॉइंट P है, उस पर जो SHM हुआ, उस SHM की वजह से ये इक्वेशन है, मतलब वेव की, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि S1 वाला, अच्छा जो S1 वाला सोर्स है बच्चों, उसकी जब वेव P पे पहुंचेगी तो P पॉइंट SHM करेगा विद एम्पलीट्यूड A1, यानी पहली वेव P पॉइंट को ऑर्डर देगी कि A1 एम्पलीट्यूड में SHM करो। अब हमने क्या किया, S1 को तो कर दिया बंद, हटा दिया मतलब उसको, और उसकी जगह यहां पर हमने कोई दूसरा सोर्स लगा दिया S1 और इसको चालू किया। S1 को हटा दिया हमने, मतलब ये इक्वेशन तब है, ये इक्वेशन तब है जब दूसरा सोर्स था ही नहीं। अब हमने क्या किया, दूसरा सोर्स लगाया, तो दूसरा सोर्स लगाया तो दूसरे सोर्स से भी वेव इमिट करना शुरू किया 3D स्पेस में, तो उसकी भी वेव कभी ना कभी कहां पहुंचेगी, P पे पहुंचेगी। तो क्या ऐसा कहा जाए, दूसरे सोर्स से जो वेव यहां पहुंच रही है P पर, ये P पॉइंट पर जब पहुंचेगी बच्चों, ये वेव जब P पॉइंट पर पहुंचेगी तो क्या ऐसा कहा जाए, सेकंड सोर्स वाली जो वेव होगी उसकी वजह से भी आपका P पॉइंट क्या करेगा, SHM करेगा। ठीक है, तो माना सेकंड सोर्स की वजह से उसका जो SHM है, उसकी वजह से जो उसका डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम T है, वो डिस्प्लेसमेंट माना y। अच्छा, सेकंड जो सोर्स है उसकी वजह से उसका जो SHM है, पॉइंट P का जो SHM है, माना उसका एम्पलीट्यूड A2। पहली वेव की वजह से एम्पलीट्यूड कितना है, A1। दूसरी वेव की वजह से एम्पलीट्यूड कितना है, माना A2 है। ठीक है, अच्छा जब ये हमने y1 लिखा है तो हमने y2 को कंसीडर नहीं किया था, और जब हम y2 लिख रहे हैं तो हमने y1 को कंसीडर नहीं किया है। मतलब हमने एक बार में एक वेव ली, जब केवल पहली वेव थी तो A1 एम्पलीट्यूड में ऑसिलेशन हो रहा था, जब केवल दूसरी थी तो A2 में हो रहा था। पहली वेव बोल रही है A1 में ऑसिलेट करो, दूसरी वेव बोल रही है A2 में ऑसिलेट करो। ये तो कब की बात है, जब इंडिविजुअल अलग अलग दो सोर्स है एट ए टाइम, एक ही अलग अलग दो थे एट ए टाइम, एक टाइम पर केवल एक ही सोर्स हमने लिया। अब सोचने वाली बात यह है बच्चों कि मान लो हम इन दोनों सोर्सेस को एक साथ स्विच ऑन कर दें, एक साथ दो वेव भेजने करें, एक साथ दो वेव भेज दें, कहां पर भेज दें, P पॉइंट पर भेज दें, तो सोचो क्या होगा भाई। P पॉइंट पर दो वेव भी तो आ सकती है ना, तो क्या 50 भी आ सकती है, तो जितने सोर्स लगाओगे उतनी वेव ट्रेवल करेंगी और सारी की सारी वेव P पॉइंट पर पहुंचेंगी। तो मान लो बच्चों ये हमारा P पॉइंट है, पहली वाली जो वेव आएगी वो बोलेगी A1 में डांस करो, SHM करो। जो दूसरी वेव आएगी वो क्या बोलेगी, A2 में ऑसिलेट करो। अब बेचारा पार्टिकल तो एक ही है, पार्टिकल तो एक ही है। पहली वेव बोल रही है कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम T y1 होना चाहिए, दूसरी वेव बोल रही है कि y2 होना चाहिए। अब पार्टिकल तो बेचारा एक ही है, वो पहली वेव की सुने या दूसरी वाली वेव की सुने। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जब किसी कॉमन मीडियम में, कॉमन मीडियम मतलब कॉमन पॉइंट T, जब किसी कॉमन मीडियम में दो या दो से ज्यादा वेव्स एक साथ पहुंच जाती हैं, तो उस कॉमन मीडियम के किसी भी पार्टिकल P का जो डिस्प्लेसमेंट होता है एट एनी टाइम T,
वो इंडिविजुअल वेव की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था उसके वेक्टर एडिशन के बराबर होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है? व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स इंटरसेक्ट या सुपरइम्पोज इन ए कॉमन मीडियम, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल एट एनी टाइम p इज एडिशन ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट बाय द इंडिविजुअल वेव। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तरह से आपको ऐसा मानो कि दो वेव अगर एक साथ पहुंच जाएंगी तो क्या ऐसा कहा जाए वो जो पार्टिकल p है वो ना तो पूरी तरह से पहली वेव की बात मानेगा और ना ही पूरी तरह से दूसरी वेव की बात मानेगा। वहां कुछ न कुछ रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा ड्यू टू बोथ द वेव। तो वो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो ही बच्चों y है और इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक, अब सवाल ये है कि सर जब पहली वेव थी तब तो एम्पलीट्यूड a1 था, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड a1 था। जब दूसरी वेव थी तो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड a2 था। तो अब अगर ये दोनों ही वेव एक साथ पहुंच गई है तो अभी भी तो यहाँ पर ऑसिलेशन होगा ना? बिल्कुल होगा। तो यहाँ अगर ऑसिलेशन होगा बच्चों तो उस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा? रिजल्टेंट जो वेव आएगी, जो कि दोनों वेव्स का एडिशन होगा तरह से मान लो, तो यहाँ जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा? तो ये तो क्लियर कट अपने को दिख रहा है कि ना तो वो a1 होगा ना वो a2 होगा। तो फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा क्या? तो यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये होता है, कैपिटल A is the resultant amplitude of resultant oscillation due to both waves। अच्छा, A1 A2 क्या है? इंडिविजुअल वेव की वजह से जो SHM था उनके इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड। 2A1 A2 cos डेल फाई डेल फाई डेल फाई। ठीक, ये है भाई हमारे पास रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड। ठीक, अब यहाँ पर देखो, आप ढंग से देखो, ये जो cos डेल फाई लिखा है बच्चों अपन ने सबसे पीछे, इसमें डेल फाई क्या चीज? तो डेल फाई देखो, ये देखो किसी भी वेव, जैसे ये वाली वेव की बात करें, जैसे ये वाली वेव है या ये वाली वेव, ये जनरल सिचुएशन है कि इसमें फाई भी आ रहा है। तो बच्चों किसी भी वेव में साइन के पीछे का जो पूरा एंगल होता है ना, पूरा एंगल, इसको बोलते हैं फेज एंगल। क्या बोलते हैं? फेज या फेज एंगल। किसी वेव का फेज बोला जाए, ये पूरा का पूरा जो साइन के पीछे का एंगल है, साइन के पीछे आ रहा है, कॉस के पीछे आ रहा है, तो टेक्निकली तो एंगल ही है ना ये। तो ये जो पूरा एंगल है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? फेज एंगल बोलते हैं या जनरली फेज बोल देते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है, ये पहली अगर आपकी इक्वेशन है वेव की और ये दूसरी अगर आपकी इक्वेशन है वेव की, तो यहाँ जो कॉस डेल फाई लिखा है ना बच्चों अपन ने, ये डेल फाई में डेल फाई क्या चीज है? डेल फाई इज फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है? आप सेकंड वेव के फेज में से पहली वेव के फेज को सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो डिफरेंस आता है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये तो पहली वेव का फेज है पूरा का पूरा, ये तो पहली वेव का फेज है, ये दूसरी वेव का फेज है, हमें चाहिए फेज डिफरेंस। तो नाम से पता चलता है एक के फेज में से दूसरे के फेज को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? फेज डिफरेंस आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो, देखो क्या आता है। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 टी को कॉमन ले लिया हमने, तो ये आपके पास फेज डिफरेंस है। इसी तरह से K1 X1 का काम है, ठीक है। इसी तरह से वो phi2 माइनस phi1 आ रहा है। phi1 phi2 क्या है? कांस्टेंट। अच्छा बच्चों, ये जो फेज डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस हमें यहाँ रखना है, तब जाके आपके पास रिजल्टेंट जो वेव चलेगी, उस रिजल्टेंट वेव की वजह से जो पार्टिकल p का ऑसिलेशन होगा, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो एम्पलीट्यूड। ठीक, अब आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो एम्पलीट्यूड है ना, इस एम्पलीट्यूड को अगर आप ढंग से देखो तो इसमें A1 क्या है? कांस्टेंट। A2 क्या है? कांस्टेंट। 2A1 A2 क्या है? कांस्टेंट। मगर वो जो cos डेल फाई में डेल फाई है वो वेरिएबल है। डेल फाई, इस पूरे इक्वेशन में सोच के बताओ क्या चीज वेरिएबल है? आंसर है डेल फाई वेरिएबल। डेल फाई क्यों वेरिएबल है? अभी डेल फाई जो है वो क्यों वेरिएबल है? क्योंकि डेल फाई जरा देखना, जरा डेल फाई क्या चीज है? देखो डेल फाई क्या है, डेल फाई लिखा हुआ है। डेल फाई ये है बच्चों, डेल फाई फेज डिफरेंस। और इस फेज डिफरेंस को अगर आप ढंग से देखो तो इस फेज डिफरेंस में भी phi2 और phi1 क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट एंगल होता है, इनिशियल कांस्टेंट एंगल। अच्छा, K1 X1 और K2 X2, K1 K2 भी क्या है? कांस्टेंट। X1 X2 जो है ये भी क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि X1 X2 क्या है? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल P फ्रॉम सोर्स S1 एंड सोर्स S2। तो अगर आप सोर्स S1 और S2 से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लेते हो, तो ये X1 और ये X2 जो है बच्चों, ये भी तो कांस्टेंट है। किसी P पॉइंट के लिए तो X1 X2 कांस्टेंट ही है। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर P पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस आ रहा है, ये फेज डिफरेंस बच्चों P पॉइंट पर ही है। इसमें ये वाली टर्म कांस्टेंट है, ये वाली टर्म भी कांस्टेंट है, मगर इस वाली टर्म को देखो, इस वाली टर्म में आ रहा है टाइम T,
और टाइम तो लगातार बढ़ेगा, और टाइम अगर लगातार बढ़ेगा बच्चों तो क्या ऐसा कहा जाए डेल फाई का वैल्यू भी लगातार चेंज होगा, और डेल फाई का वैल्यू अगर लगातार चेंज होगा तो क्या ऐसा कहा जाए डेल फाई का वैल्यू अगर लगातार चेंज होगा तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा पी पॉइंट के ऑसिलेशन का वो भी टाइम के साथ वेरी करेगा, मतलब एम्पलीट्यूड वेरिएबल होगा। कब? जब डेल फाई वेरिएबल होगा। तो क्या ऐसा कहा जाए फेज डिफरेंस, जो दो वेव सुपर इम्पोज हो रही है किसी पी पॉइंट पर, उस पी पॉइंट पर उन दोनों वेव्स के फेज में जो डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, वो फेज डिफरेंस बच्चों किस पे डिपेंड करता है? टाइम। ठीक है, और ये जो एम्पलीट्यूड है इसका फॉर्मूला भी किस पे डिपेंड करता है? टाइम। अच्छा, इस ए को ही हम जो है हमें मालूम है कि आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर होता है, तो इस रिलेशन की हेल्प से आप चाहो तो ए को आई में भी बदल सकते हैं। रिजल्टेंट जो यहाँ पर वेव होगी उसकी जो इंटेंसिटी होगी उसको रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहेंगे, वो होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 कॉस डेल फाई। इसमें भी डेल फाई आ रहा है, अरे इसी से ही आई है ना। अब क्या ऐसा कहा जाए भी यहाँ पर भी डेल फाई आ रहा है, यहाँ पर भी डेल फाई आ रहा है, और डेल फाई तो हमारा वेरिएबल है। इसका मतलब पी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, इंटेंसिटी लगातार पी पॉइंट पर क्या करेगी? बदलेगी। इंटेंसिटी बदलेगी मतलब समझ रहे हो? इंटेंसिटी बदलेगा मतलब ये हो गया कि माना S1 S2 क्या है? साउंड सोर्स, दो क्या है? साउंड सोर्स है, और यहाँ पर हमने कोई पर्सन बिठा दिया जिसके कान में वो साउंड आ रहा है, सुन रहा है, मतलब कुल मिला के। तो अगर दो साउंड सोर्सेज से साउंड आ रहा है और कोई पर्सन पी पॉइंट पर बैठकर उस साउंड को सुन रहा है, या कोई हमने यहाँ साउंड डिटेक्टिंग मशीन लगा दी, डिटेक्टर यहाँ पर लगा दिया, तो क्या ऐसा कहा जाए बच्चों समय के साथ जैसे जैसे डेल फाई बदलेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी, एक तरह से एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को बोलते हैं इंटेंसिटी। तो यहाँ पर इंटेंसिटी बदल रही है, इसका मतलब जो एनर्जी आ रही है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया वो भी लगातार क्या हो रही है? बदल रही है। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो बैठा हुआ पर्सन होगा उसको लगातार साउंड का इंटेंसिटी चेंज होता हुआ फील होगा। कभी तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, कभी इंटेंसिटी कम हो जाएगा, कभी इंटेंसिटी बढ़ के मैक्सिमम हो जाएगा और कभी इंटेंसिटी कम होके मिनिमम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो पर्सन बैठा होगा उसको साउंड का जो इंटेंसिटी है वो टाइम के साथ लगातार बदलता हुआ फील, बदलता हुआ साउंड सुनाई देगा, बदलती हुई इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा। उसकी जगह मान लो कि यहाँ पे लाइट होता, ये सोर्सेस किसके होते हैं बच्चों? लाइट के होते हैं, और हम यहाँ पर क्या कर दे, पी पॉइंट पर क्या करते हैं? एक स्क्रीन लगा देते, ये S1 है, ये S2 है, ये S2 है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पर हमने जो पी पॉइंट 3D स्पेस पे लिया था वो पी पॉइंट माना स्क्रीन का ये वाला। तो स्क्रीन पे भी तो बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, वही मीडियम के पॉइंट क्या नहीं, मीडियम तो चला तो नहीं। तो स्क्रीन का ये जो पॉइंट है पी बच्चों, इस पे एक लाइट वेव तो यहाँ से आएगी और एक लाइट वेव यहाँ से, ठीक है। तो इस जगह जो दो वेव पहुंचेंगी वो बिल्कुल ऐसी की ऐसी वेव पहुंचेगी। यदि पिछली स्लाइड में हमने बात की थी कि इक्वेशन तो मोर और लेस यही होगी, बस वायर डिस्प्लेसमेंट की जगह वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर भी इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों? यहाँ पर भी इंटेंसिटी टाइम के साथ लगातार क्या करेगी? बदलेगी। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो आप ऐसे समझ लो मोटा मोटा समझने के लिए कि यहाँ से हमने एक टॉर्च चलाई और यहाँ से भी एक दूसरी टॉर्च चलाई, मतलब दो लाइट वेव एक तरह से भेजी हमने। तो जब वो लाइट वेव इस पॉइंट पर मिल रही है बच्चों, तो उन लाइट पॉइंट्स के जो फेज डिफरेंस है, दोनों जो वेव है लाइट वेव जो है उनके फेज में जो डिफरेंस है वो टाइम पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। और टाइम पे अगर डिपेंड करेगा तो इस पॉइंट पर लाइट की जो इंटेंसिटी है वो लगातार क्या होगी? बदलेगी। जैसे मान लो कि ये वाली लाइट कौन सी है? रेड। ये भी कौन सी है? रेड। तो सामने पी पॉइंट पर भी क्या दिखेगा? रेड। मगर पी पॉइंट पर जो स्क्रीन का पी पॉइंट है उस पर बच्चों जो हमें रेड दिखेगा, रेड लाइट तो दिखेगी क्योंकि आपने यूज रेड की है, तो उस स्क्रीन के ऊपर पी पॉइंट पर आपको रेड लाइट तो नजर आएगी, मगर उस रेड लाइट का जो इंटेंसिटी है वो लगातार वेरी करेगी। कभी तो वो इंटेंस लाइट नजर आएगा, मतलब इंटेंस रेड नजर आएगा, और कभी वो थोड़ा सा डल नजर आएगा। थोड़ा सा क्या नजर आएगा? रेड तो नजर आएगा मगर थोड़ा सा डल हो जाएगा, ठीक है। फिर और डल हो जाएगा, और डल हो जाएगा, मिनिमम इंटेंसिटी पे पहुंच जाएगा। फिर वो इंटेंसिटी बढ़ते 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 मैक्स हो जाएगी, फिर मिन हो जाएगी, फिर मैक्स हो जाएगी। मतलब वहां पर हमें रेड कलर में जो इंटेंसिटी है उसमें वेरिएशन फील, मतलब वो एक तरह से आप ये नहीं कह सकते कि कांस्टेंट रेड नजर आए, ऐसा नहीं होगा। लगातार रेड की जो इंटेंसिटी है वो क्या बदलती जाएगी, कभी गहरा लाल नजर आएगा, कभी हल्का लाल नजर आएगा। ये समझ में लग गई यहाँ तक बात? अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन नजर आ रहा है, बिकॉज ये एंगल डेल फाई लगातार चेंज हो रहा है, सो दैट इन फॉर्मूलों के हिसाब से इंटेंसिटी भी चेंज हो रही है, ठीक। अब ऐसे सोचो, दिमाग लगाओ भाई, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं
कि इस P पॉइंट पर जो लाइट पहुंच रही है, साउंड के केस में साउंड पहुंच रहा है, इनकी जो इंटेंसिटी है P पॉइंट पर इनकी जो इंटेंसिटी है वो टाइम के साथ बदले नहीं, कांस्टेंट रहे। क्या करें इसके लिए? अभी तक अपन ने ये समझा है कि जो P पॉइंट पर लाइट पहुंच रही है उसकी इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन लगातार बदल रही है। क्यों बदल रही है? बिकॉज डेल फाई बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि डेल फाई टी पर डिपेंड करता है। हम चाहते हैं कि ये इंटेंसिटी टाइम के साथ बदले नहीं। मतलब ये हो गया कि P पॉइंट पे अगर एक बार आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई दे रहा है तो फिर वो मैक्सिमम ही सुनाई दे, टाइम के साथ उसमें कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। मीन्स इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए किससे? टाइम से। तब हम कहते हैं कि जो पैटर्न हमें मिल रहा है P पॉइंट पर साउंड का जो पैटर्न मिल रहा है या P पॉइंट पर लाइट का जो पैटर्न मिल रहा है वो स्टेबल पैटर्न मिल रहा है। कब बोलते हैं स्टेबल? समझ नहीं सकते? वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो वेरिएशन अगर नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि पैटर्न कैसा है? स्टेबल। अब स्टेबल पैटर्न तो तब मिलेगा जब इंटेंसिटी टाइम के साथ चेंज ना हो, यानी इंटेंसिटी क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। अब आप मुझे ये सोच के बताओ चैट बॉक्स में, ये रही इंटेंसिटी, सोच के बताएं ये इंटेंसिटी कांस्टेंट कब हो सकती है? क्या ऐसा करें कि ये इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाए? जैसे ही ये इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी हम कहेंगे स्टेबल पैटर्न मिलेगा। स्टेबल मतलब कोई चेंज नहीं है इंटेंसिटी में, एनर्जी में कोई चेंज नहीं। टाइम को रोक दिया जाए। अरे वाह, टाइम को रोक दिया जाए। मम्मी प्रियांश, टाइम को रोक दिया जाए। ऐसे रोकेंगे भाई टाइम को? फेज डिफरेंस को 0 कर दिया जाए। टी को कांस्टेंट ले लिया जाए। शशांक चौबे, टाइम कांस्टेंट होता है क्या? टाइम को फिक्स कर सकते हैं क्या? टाइम को फिक्स करते हैं तो तुम बच्चे रहते जिंदगी भर, बड़े नहीं हो पाते, क्योंकि टाइम तो फिक्स हो जाता है ना उसी जगह। टाइम को रोका नहीं जा सकता है, ये तो समझ। ओमेगा डिफरेंस चेंज विद टाइम। तो ओमेगा डिफरेंस चेंज हो रहा है टाइम के साथ ही। टी को कांस्टेंट लिया जाए। टी को कांस्टेंट नहीं ले सकते। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट लिया जाए। एम्पलीट्यूड का कांस्टेंट ही A1 A2 थोड़ी बदल रहा है। A1 A2 नहीं बदल रहा है। बदल क्या रहा है? डेल फाई बदल रहा है। और डेल फाई बदलने की वजह से कैपिटल A बदल रहा है। A1 A2 नहीं बदल रहे हैं, A बदल रहा है ड्यू टू चेंज इन डेल फाई। टाइम को रोक दिया जाए। प्रियांशु जैन, शाबाश। टाइम को रोक दें। अच्छा, टाइम को रोक दे तो फिर अपन कभी टाइम को नहीं रोका जा सकता ना। डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव क्या है? आर्चे गोयल, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव क्या है भैया? डेल फाई कांस्टेंट। गजेंद्र चौधरी बोल रहा है डेल फाई कांस्टेंट। डेल फाई कांस्टेंट करेंगे। एम्पलीट्यूड सेम ले लें। एम्पलीट्यूड सेम ले लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? डेल फाई तो तब भी बदलेगा, गड़बड़ होती रहेगी। यस, करेक्ट आंसर। देखो एक ने करेक्ट आंसर दिया है, अभिरनिल। मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। इनका कहना है W1 बराबर W2। केतन गोयल का भी यही कहना है। देखो बच्चों, बहुत सिंपल सी चीज है, पता नहीं क्यों अपन इतना कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं चीजों को। डेल फाई चेंज हो रहा है, किसकी वजह से चेंज हो रहा है? क्यों चेंज हो रहा है? ये रहा ना डेल फाई, सामने लिखा होगा, देखो डेल फाई क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये बच्चों डेल फाई चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि ये वाली टर्म चेंज हो रही है विद टाइम, ये तो कांस्टेंट है ना। ठीक है, अब ये वाली टर्म वेरिएबल टर्म होगी इस तरह से। हम चाहते हैं कि ये वेरिएबल ना रहे, ये कांस्टेंट हो जाए। तो अगर ये वेरिएबल ना रहे, बिकॉज ये किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे। तो अगर हम इस वाले टर्म को 0 मान लें, इसको 0 कर दें, तो क्या ऐसा कहा जाएगा? अगर आप टाइम पे डिपेंडेंसी वाली टर्म को ही 0 कर दो तो फिर तो डेल फाई सीधे सीधे क्या बच जाएगा? जो कि कांस्टेंट है। और डेल फाई अगर कांस्टेंट आता है तो क्या ऐसा कहा जाए? डेल फाई अगर कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट डेल फाई है
डेल पाई का मतलब है फेज डिफरेंस, माना 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री, जो भी कुछ है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ अगर आप डेल पाई को बच्चों कांस्टेंट कर दोगे तो इंटेंसिटी एट पॉइंट बी और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब टाइम के साथ वो बदलेगा नहीं। और टाइम के साथ अगर वो बदलेगा नहीं तो हम कहेंगे कि पैटर्न कैसा हो गया है, स्टेबल पैटर्न। कौन सा पैटर्न हो गया, स्टेबल पैटर्न अचीव कर लिया है हमने पी पॉइंट पर, वहाँ इंटेंसिटी में टाइम के साथ कोई वेरिएशन भी नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप एक स्टेबल पैटर्न चाहते हो, पी पॉइंट पर एक स्टेबल इंटेंसिटी चाहते हो, ऐसी इंटेंसिटी चाहते हो जो टाइम के साथ बदले नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को जीरो करना पड़ेगा। और इसको अगर आप जीरो कर दोगे तो टी भी जीरो में चला जाएगा, मतलब ओमेगा 1 किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा 2 के। तो यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हैं, इफ ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 देन इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। इसका मतलब ये है कि अगर हम 3D स्पेस में कोई पॉइंट P लें, 3D स्पेस में कोई पॉइंट P लें और उस P पॉइंट पर दो वेव आ रही हैं बच्चों, तो उन दो वेव्स के अगर ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 हुआ, अगर दोनों के ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर हुए, अच्छा ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर हुए का मतलब है दोनों सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी भी बराबर होगी, क्योंकि अभी रिलेशन था उसी साइड में। यानी अगर आप कोई दो ऐसे सोर्स लो जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव जब 3D स्पेस के किसी पॉइंट P पर मिलेगी, तो उस P पॉइंट पर जो भी कोई इंटेंसिटी होगी, वो इंटेंसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, मतलब उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। और हम कहेंगे कि P पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी समय के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो हमें जो पैटर्न मिलेगा इसका, साउंड का या लाइट का, जो भी वेव आप ले रहे हो, वो पैटर्न कौन सा पैटर्न कहलाता है बच्चों, स्टेबल